हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। और हमने लास्ट क्लास में बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन ख़त्म कर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया है। और उससे भी ज़्यादा बधाई हो कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बट ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग टेंशन ले रहे हो। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मुश्किल ज़्यादा नहीं है। बट ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है यार, मैं दोबारा बता दूंगी। बट अगर जो है आप उसको आराम आराम से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, E2 की स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो E2 की स्टीरियो केमिस्ट्री में बेटा कुछ है नहीं ज़्यादा। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एलिमिनेशन करा रही हूँ और जो एलिमिनेशन है वो E2 टाइप की है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका हेलाइड आयन है, यानी कि जो आपका लीविंग ग्रुप है, अगर वो वेज पे है तो जो आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो आप ध्यान रखिए कि वो आप डैश से निकालें, यहाँ से। मतलब इस तरीके की एलिमिनेशन होती है वो, है ना। बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया। बेसिकली वो एंटी एलिमिनेशन होती है, इसको हम एंटी एलिमिनेशन कहते हैं ना, एंटी एलिमिनेशन, जो कि E2 में फॉलो होती है। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़ होती है। तो कुछ कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो बेटा ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार उस वीडियो को दोबारा से आराम से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, तो आप बस टेंशन मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो आज बेटा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेरा मतलब ये रहता है कि मैं ऐसा नहीं कराती कि अल्काइल हैलाइड से अलग से प्रिपरेशन करा रही हूँ, अराइल हैलाइड की अलग से प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैं साथ में कराती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है समझना, है ना। अगर हम ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दें तो हमें लगता है ओ गॉड कितना सारा है पढ़ने का। इकट्ठे कर लेते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत हमें होती नहीं है, और बहुत ईजी टॉपिक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। कम विद मी, ऑन बोर्ड हो जाइए सब लोग, और अपना जो है नोट्स निकाल लीजिए, अपना राइटिंग पैड पेन पेपर सब निकाल लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। और ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। देखिए, अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन जो है वो 4 तरीके से हो पाती है। सबसे पहले तो अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करा सकते हैं। सेकेंड जो हम करा सकते हैं वो हम करा सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स की। बेसिकली आपने हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ किया, जैसे आपने बेंजीन का यूज़ कर लिया, या फिर आपने मीथेन का यूज़ कर लिया, कोई भी किसी एल्केन का यूज़ कर लिया, आप उससे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करा सकते हो। उसके बाद आप एल्कीन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करा सकते हो, यानी कि डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं उससे करा सकते हो। और लास्ट जो है हमारा हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब एक हैलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, आप उसको एक्सचेंज करा के उसके अंदर कोई और हैलोजन एटम लगा सकते हो। तो आराम आराम से करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, एंड बिलीव मी इट्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट ईजी टॉपिक, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने क्लास 11th में कर रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल से जो हम प्रिपरेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड की, वो भी हम 3 डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं कि अल्कोहल में या तो हम एक हैलोजन एसिड डाल दी, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड डालें, उससे हो सकता है। दूसरा, हम उसके अंदर फॉस्फोरस हैलाइड्स डाल दें, यानी कि PCl5, PCl3, PBr3, ये सब चीज़ें डाल दें, तब भी हो जाता है। या फिर हम उसके अंदर थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 डालें। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं कि हम कैसे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज बाय एडिंग हैलोजन एसिड। कि अल्कोहल में हम हैलोजन एसिड डालेंगे और हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा, और बहुत आराम से बनेगा, तो चिंता मत करिए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन of alkyl halides from alcohols, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको क्या कह रही हूँ कि अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन होती है, जब आप उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड डाल देते हो। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये अल्कोहल है, और इसके अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया कोई कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड, मैंने इसके अंदर डाल दिया HX। ठीक है, ये मेरा हैलोजन एसिड हो गया।
ये क्या हुआ मेरा हैलोजन एसिड, मतलब जैसे HCl, HBr, HI, तो ये मेरा हो गया हैलोजन एसिड, कि एक ऐसा एसिड जो हैलोजन से बना है, HCl, HBr, HI। और इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा मेरा डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड, जो भी मैं हैलोजन डालती हूँ उसके हिसाब से, और साथ में मुझे मिल जाएगा वाटर। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। अब ये जो मेरा एल्काइल हैलाइड है, जो मेरा एल्काइल हैलाइड बना है यहाँ पे, वो कौन सा यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बन सकता है। तो देखिए एल्काइल फ्लोराइड की जगह, मतलब एल्काइल फ्लोराइड के अलावा हम यहाँ पे तीनों में से कोई भी, मतलब एल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, और एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बना सकते वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे बना सकते हैं दैट इज एल्काइल क्लोराइड। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एल्काइल क्लोराइड, RCl। तो यहाँ से RCl कैसे बनेगा, तो जैसे ये आपका अल्कोहल है, आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया प्राइमरी अल्कोहल से। तो जब आपने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट किया, जैसे कि आपने स्टार्ट किया CH3 CH2 OH, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, आपने इससे स्टार्ट किया। अब आपने इसके अंदर, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो आप इसके अंदर कौन सा एसिड डालोगे बेटा, आपने इसके अंदर डाल दिया HCl, क्योंकि आपको क्या बनाना है, अल्काइल क्लोराइड। अब HCl के साथ यहाँ पे ना एक कैटलिस्ट जाता है, वो जाता है ZnCl2। ये कैटलिस्ट की तरीके से यहाँ पे काम करता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। क्यों ऐसा, क्यों ये कैटलिस्ट की तरीके से क्यों काम करता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, OH की जगह पे आ जाएगा Cl, यानी कि CH3 CH2 Cl, और उसके साथ हमारा बन जाएगा वाटर। ठीक है, ये हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन। ZnCl2 क्यों यूज हुआ मैं आपको अभी बताऊंगी, 2 मिनट बस। अब अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल यूज करती हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल का हमारा रिएक्शन कैसे होगा बेटा, जैसे कि आपने ये वाला एक अल्कोहल ले लिया, आपने लिया CH3 CH3 यहाँ पे आया बेटा OH, यहाँ पे आपने डाला HCl, साथ में अगेन यू विल यूज दिस कैटलिस्ट ZnCl2 कैटलिस्ट। अभी मैं बताती हूँ ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो 2 डिग्री अल्कोहल के हिसाब से वो क्या बना, CH3 CHCl CH3, और साथ में हमारा बन गया वाटर। जो साथ में बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, बट तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्ट बना। और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ, मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल मैं यहाँ पे लेती हूँ, तो 3 डिग्री अल्कोहल में हमारा कैटलिस्ट हम नहीं यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते। अगेन जब आपको कैटलिस्ट यूज़ करने का रीज़न समझ में आएगा तो आप ये बता पाओगे कि हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में NCERT में कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रखा है, तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपका बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो आपके अल्कोहल के साथ लगे हुए हैं, अल्कोहलिक कार्बन के साथ लगे हुए हैं। आपने इसके अंदर डाला HCl, और ZnCl2 की बेटा यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वाटर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम ये तो हमें समझ में आ रहा है कि आप अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे हो। बेसिकली आप HCl यूज़ कर रहे हो, तो आप OH को जो है वो Cl से रिप्लेस कर दे रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो हाँ जी मैं यही कर रही हूँ, बट यहाँ पे आप ये ZnCl2 क्यों यूज़ कर रहे हो, इस ZnCl2 कैटलिस्ट की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे इस ZnCl2 कैटलिस्ट की ज़रूरत क्या है। और ये भी समझ में आता है कि चलो ज़रूरत है, तो आप थर्ड वाले रिएक्शन में क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, 3 डिग्री में ऐसा क्या है कि आप नहीं यूज़ कर रहे हो। उसका रीज़न ये है बेटा कि इन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है ना वो किस हिसाब से होता है। देखिए ये क्या है कि हमारा जो OH है ना ये एक बैड लीविंग ग्रुप है। आपको मैंने बताया था कि H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, उसी तरीके से OH एक बैड लीविंग ग्रुप होता है। OH क्यों चाहेगा जाना, OH जो है वो तो
कार्बन के साथ बहुत अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बना रहा है, वो क्यों लीव करना चाहेगा? हाँ, अगर इसकी जगह H2O होता, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते, तब वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता। बट OH जो है वो तो एक बैड लीविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ बैड लीविंग ग्रुप। आपको याद है ना, मैंने लीविंग ग्रुप आपको अच्छे अच्छे बताए थे, उसमें कहीं मैंने OH नहीं बताया था ना। OH तो एक बैड लीविंग ग्रुप है, और ऊपर से OH बैड लीविंग ग्रुप है वो समझ में आता है, और उसके ऊपर से ये जो Cl माइनस आयन है ये एक न्यूक्लियोफाइल भी, ये एक अच्छा नहीं है, बैड न्यूक्लियोफाइल, ये एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है। आपको याद होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है? न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बताया था? मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पता नहीं कितने बच्चों को याद है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने आपको कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज जितना बड़ा होता है ना उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल मेरा कौन सा हो जाएगा? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा मेरा I-, फिर हो जाएगा मेरा Br-, फिर हो जाएगा Cl-, और फिर हो जाएगा F-। तो F- और Cl- बुरे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे एक तो Cl- आयन एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर से OH तो सबसे खराब लीविंग ग्रुप है। मतलब अगर सबसे खराब लीविंग ग्रुप की कैटेगरी में किसी को डाला जाए तो वो OH है, क्योंकि OH तो कार्बन के, ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना के बैठता है, तो वो क्यों चाहेगा लीव करना? ठीक है, वाटर, इथेनॉल, ये सब, टोसाइलेट, मिसाइलेट, मैंने आपको बताया था ये अच्छे लीविंग ग्रुप है। OH तो बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है। तो जब एक तो लीविंग ग्रुप बुरा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बुरा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक एडिशनल फोर्स डालना पड़ता है, जो कि है हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे ZnCl2। मैम ये समझ में आया, लेकिन ZnCl2 का काम क्या है? ये हमें समझ में आया कि ये जो है एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है, हमें ये भी समझ में आया कि OH जो है एक बुरा लीविंग ग्रुप है, लेकिन ZnCl2 का इसमें क्या काम है? तो ZnCl2 का काम ये है बेटा कि ये जो है, ये तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, देखिए इसका मैकेनिज्म में क्या है कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है CH3 CH2 OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। अब ZnCl2 क्या करेगा? ZnCl2 एक लुईस एसिड है, जैसे FeCl3 एक लुईस एसिड होता है, AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, उसी तरीके से ZnCl2 क्या है? एक लुईस एसिड है। इसके पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको वेकेंट ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही वाला काम है, जैसे FeCl3 करता है, AlCl3 करता है, वही काम है। तो ये जो है एक लुईस एसिड की तरीके से एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। और क्योंकि ये लुईस एसिड की तरीके से एक्ट कर रहा है, इसने OH के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। मतलब ये एक्चुअली काम क्या कर रहा है? OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप बनाने का काम कर रहा है। तो OH के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो जब इसने OH के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो हमारे पास क्या आया? देखिए यहाँ पे हमारे पास आया CH3, यहाँ पे आया CH2, और ये देखिए ये ऑक्सीजन, ये H, ये आया ZnCl2, और ये आ गया देखिए पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया एक अच्छा लीविंग ग्रुप। पहले OH तो हमारा बुरा लीविंग ग्रुप था, तो अब जब ZnCl2 ने इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया बेटा अब एक अच्छा लीविंग ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऑक्सीजन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये बन गया एक अच्छा लीविंग ग्रुप, और जब ये अच्छा लीविंग ग्रुप बना है तो यहाँ पे हमारा आया कार्बोकटायन, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग गया है ना, तो ये हमारे पास बना फिर एक कार्बोकटायन, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा निकल गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया कार्बोकटायन, जिसके ऊपर किसने अटैक किया? जो हमारा Cl- आयन है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। और हमारे पास क्या बन गया बेटा? हमारे पास बन गया एल्काइल क्लोराइड। ये हमारा मैकेनिज्म होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, और बिल्कुल सेम मैकेनिज्म रहता है 2 डिग्री अल्कोहल का भी।
कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। तो मैंने आपको ये जो है प्राइमरी अल्कोहल का मैकेनिज्म बता दिया कि आपके पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल में OH एक बुरा लीविंग ग्रुप है, Cl माइनस आयन एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैक को फिजिबल कराने के लिए आपने ZnCl2 यूज किया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि व्हाई वी आर यूजिंग ZnCl2 ओवर हियर, यहाँ पे हम ZnCl2 यूज क्यों कर रहे हैं, आखिरकार क्या नीड है यहाँ पे ZnCl2 यूज करने की। तो ZnCl2 हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि OH एक बुरा लीविंग ग्रुप है और Cl जो है वो एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है। तो ZnCl2 की मदद से हम उसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल को। अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये थोड़ा स्लो होता है। ये रिएक्शन स्लो क्यों होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो कार्बोकटायन बन रहा है ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है, और आप जानते हो 1 डिग्री कार्बोकटायन तो स्टेबल होता नहीं है। यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा है, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाता, बिकॉज यू नो 1 डिग्री कार्बोकटायन इज नॉट स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, अगर मैं यही रिएक्शन कराती हूँ मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, 1 डिग्री से तो ज़्यादा स्टेबल है ना। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रही हूँ इसका, मेरे हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। मैंने इसके अंदर ZnCl2 यूज़ किया जो कि मेरा लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ZnCl2 ने एक्सेप्ट किए, और OH को जो है एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप इसने बनाया। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप बना, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ZnCl2 है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से भागा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2 डिग्री कार्बोकटायन आ गया। और क्योंकि मेरे पास ये 2 डिग्री कार्बोकटायन यहाँ पे आ गया है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, उससे पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा फास्ट होगा, यानी कि पिछले वाले रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये आपका 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। वहाँ पे क्या बना था, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बना था, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। ये देखिए ये मेरा बन गया 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड ये बन गया बेटा। अल्कोहल से बन रहा है, एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, अब 3 डिग्री अल्कोहल में बेटा क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल में जो हमारा कार्बोकटायन है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हमारा 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकटायन तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, माना कि OH एक बुरा लीविंग ग्रुप है, माना कि Cl माइनस आयन एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है, बट जो कार्बोकटायन बन रहा है यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इतना स्टेबल है कि यहाँ पे हमें ZnCl2 की एक तरीके से ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे क्योंकि मेरा कार्बोकटायन इतना स्टेबल बनेगा तो यहाँ पे मुझे ZnCl2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं सीधा यहाँ पे क्या यूज़ कर दूँगी, HCl यूज़ कर दूँगी। जो ये वाला HCl जो हम कार्बोकटायन बनाने के बाद यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो पहले ही काम में आ जाएगा। यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो रहा है, और क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रहा है मेरा 3 डिग्री कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके साथ Cl माइनस अटैक कर जाएगा, और Cl माइनस के अटैक से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो ज़रूरत है कैटलिस्ट यूज़ करने की, बट 3 डिग्री में ज़रूरत नहीं है, और ये रिएक्शन हो रहा है मेरा फास्ट। यानी कि अगर मैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन देखूं, थोड़ा सा अलग पेन से लिखती हूँ, आज मैं सेम ही पेन से क्यों लिखे जा रही हूँ ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कम, जिसमें मुझे कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी ROH प्लस HCl, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो है बेटा 3 डिग्री अल्कोहल प्लस HCl, अल्कोहल प्लस HCl। अब क्या होता है, क्योंकि ये मेरा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, इसी चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट कि मेरा अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। दिस इज माई इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टेस्ट को
बेसिकली हम यूज करते हैं और इस टेस्ट का नाम होता है, हम उसको कहते हैं लूकास टेस्ट। ये मैं अल्कोहल में पढ़ाने वाली थी बट यहीं पढ़ लेते हैं क्योंकि अल्कोहल की बात तो यहीं हो रही है। इस टेस्ट को कहा जाता है लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे इन्होंने एक बीकर में दिया, एक बीकर में इन्होंने मुझे दिया कि मेरा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, या फिर इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि कौन सा अल्कोहल है एक बीकर में। दूसरे बीकर में कहा कि भाई इसमें भी मेरा कोई और अल्कोहल प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कि कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, ये बीकर बी हो गया। और बीकर सी में इन्होंने एक और अल्कोहल मुझे दिया और कहा कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो मेरे को 3 बीकर दिए और तीनों बीकर में कोई सा भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, कोई सा भी अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है और मुझे जांचना है कि भाई कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। तो मैं क्या करती हूँ कि तीनों अल्कोहल में बारी बारी से क्या डालती हूँ, तीनों अल्कोहल में मैं बारी बारी से डालती हूँ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहाँ पे भी मैं डालूंगी HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, कैटलिस्ट। और यहाँ पे भी मैं डालूंगी HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तीनों में मैं एक ही रिएजेंट डालती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाला और फर्स्ट में जो है इमीडिएटली मेरी मिल्कीनेस आ गई, यानी कि इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी का मतलब होता है मिल्कीनेस, जो क्लाउडीनेस आ जाती है ना सोल्यूशन में, वो ये जो हमारा RCl बनता है ना, इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, टर्बिडिटी आती है, क्लाउडीनेस आती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा टर्बिड हो गया है आपका सोल्यूशन, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है, वो इस प्रोडक्ट की वजह से फॉर्मेशन होती है। अब मैंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट में मेरे पास इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, इमीडिएट क्लाउडीनेस आ गई, इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस। तो इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब है कि मेरा जो RCl बना है वो इमीडिएटली बन गया, RCl की वजह से टर्बिडिटी आती है, तो ये जो है मेरा एकदम बन गया। सेकंड वाले में देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी टर्बिडिटी आ रही है बट 5 मिनट के बाद आ रही है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है, 5 मिनट हो गए, उसके बाद मेरे पास टर्बिडिटी आ रही है, यानी कि यहाँ पे इमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम बाद हो रहा है। और इसमें मैं कहती हूँ कि देयर इज नो टर्बिडिटी, मतलब मैं 15 मिनट तक वेट करती रही फिर भी टर्बिडिटी नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। भाई पहले वाले में तो जैसे ही मैंने डाला एकदम क्लाउडीनेस आ गई, दूसरे वाले में 5 मिनट रुकी फिर क्लाउडीनेस आई, और तीसरे वाले में तो कोई क्लाउडीनेस ही नहीं आई, मैं 15 मिनट तक वेट करती रही। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास तो RCl जल्दी से बन गया, यानी कि अगर इसके पास RCl जल्दी से बन गया तो मेरा जो A है वो तो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्योंकि उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, राइट, क्योंकि उसमें तो इमीडिएट मेरी टर्बिडिटी आ गई, मेरा रिएक्शन एकदम हो गया। सेकंड वाले में 5 मिनट बाद आई, क्योंकि 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई है इसलिए मेरा जो रिएक्शन है, क्योंकि मेरी टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आई है तो मेरा रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो रहा है, राइट। तो 2 डिग्री अल्कोहल में मेरी टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आई है तो मेरा रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो ये मेरा B पार्ट हो गया, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, जिसमें 5 मिनट बाद आई है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें तो आई ही नहीं, यानी कि उसमें तो रिएक्शन बहुत ही बेकार हो रहा है, आ ही नहीं रही है, 15 मिनट तक मैं वेट करती रही, आएगी लेकिन बहुत लेट आएगी, तो वो जब तक हम वेट करेंगे उसके बहुत लेट आएगी, तो हम इसको कहते हैं नो टर्बिडिटी, कि भाई आई ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इंसान कितना वेट करेगा ना, 15 मिनट तक भी टर्बिडिटी नहीं आ रही है, मतलब अच्छे से रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो इसको हम कहते हैं लूकास टेस्ट, कि भाई मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ, इस रिएक्शन की वजह से मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा जो है मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा जो है मेरा टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड कैसे बना रहे हो। तो कैसे बनाएंगे अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड, उसके अंदर HCl डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए हमने ZnCl2 सब में डाला है। अगर आपको पता हो कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है तो आप ZnCl2 स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा में लूकास टेस्ट यहाँ से पता चल गया, जो एक्चुअली अल्कोहल चैप्टर का पार्ट है।
ठीक है, पहला एल्काइल क्लोराइड बनाना क्लियर है, ठीक, अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड हमें बनाना क्लियर है। अच्छा, ये जो अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड हमें हैलोजन एसिड, क्योंकि चल क्या रहा है हमारा, हैलोजन एसिड चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल, तो हमारा फर्स्ट मेथड जो चल रहा है यहाँ पे आप लिख भी लो, फ्रॉम हैलोजन एसिड, ये हमारा पहले हैलोजन एसिड से चल रहा है ना, इसको अलग रंग से लिख लेते हैं, फ्रॉम हैलोजन एसिड, फर्स्ट वाला फ्रॉम हैलोजन एसिड, ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है। तो हैलोजन एसिड से हमने अल्काइल क्लोराइड तो बना लिया, हैलोजन एसिड से HCl से हमने अल्काइल क्लोराइड बना लिया। अब अल्काइल क्लोराइड के बाद हम क्या बना सकते हैं, हम इससे अल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। तो हैलोजन एसिड से हम अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, हम अल्कोहल से, हम अल्कोहल में क्या डालेंगे, HBr डायरेक्ट डाल देंगे, HBr हम डायरेक्ट डालते हैं 48%, 48% मतलब बेसिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, 48% HBr अगर आप अल्कोहल में डालोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है RBr, ठीक है, और साथ में वाटर आ जाता है ऑब्वियसली, बट साइड प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आ गया RBr, अल्काइल ब्रोमाइड। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप अल्कोहल में डाल दीजिए NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में आप डाल दीजिए H2SO4, ये भी एक तरीका है, यानी कि ये दोनों आपस में मिल मिलू के HBr बना लेंगे। तो या तो आप HBr डायरेक्ट डालिए या फिर आप NaBr H2SO4 डाल दीजिए, ये भी एक तरीका है, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा क्या, RBr। साइड प्रोडक्ट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, RBr, ये भी एक तरीका है। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्काइल आयोडाइड पे। अल्कोहल से आप एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, तो एल्काइल आयोडाइड में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं NaI, साथ में हम यूज़ करते हैं H3PO4, 95%, सारा NCERT का मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि ये NCERT में ना गिवन है, NCERT में परसेंटेज गिवन है, अगर मैं नहीं लिखवाऊँ और तुम्हारे पेपर में आ जाए तो वो बात सही नहीं है, इसलिए मैं परसेंटेज लिखवा रही हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया रखना, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट तुम रट के रखो इन परसेंटेजेस को, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रखना कि अगर ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम अल्कोहल, और उसमें वो कहीं 48% लिखता है, तो तुम्हें ध्यान हो, हाँ ये NCERT की एक लाइन है। ऐसे जब हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं याद रहता, बट जब हमारे नोट्स में लिखा होता है ना तो हमें याद रहता है, या फिर जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें याद रहता है, इसलिए लिखवा रही हूँ। बुक से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, या फिर सोच लोगे यार ये क्या याद करना है, परसेंटेजेस क्या याद करनी है, ठीक है, याद अभी भी नहीं करनी है, बट थोड़ा सा माइंड में रखना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल में NaI और H3PO4 जब हम डालते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है RI, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दिमाग में आ सकता है कि मैम हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ मैम, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे, जैसे आपने HCl में जब आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना था तो आपने HCl डायरेक्ट यूज़ किया, जब आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना था तो आपने HBr डायरेक्ट यूज़ किया, तो एल्काइल आयोडाइड बनाने में आप HCl डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, वाई नॉट ROH प्लस HI, वाई नॉट ROH प्लस HI, तो हम ROH प्लस HI डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इसका रीज़न है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अल्कोहल में डायरेक्ट HI यूज़ कर दें, इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम ये करें तो हमारा ये तो बनेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा RI बनेगा, बट ये मेथड नहीं प्रेफर होता, क्योंकि जो HI है ना दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसका नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करने का। क्यों मैम, क्यों इसका नेचर है, क्यों ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, बेटा ये इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है क्योंकि I माइनस जो है ना वो I2 बनने का बहुत शौकीन है। आयोडीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो आयोडीन बनना बहुत आसान होता है, तो ये चाहेगा कि I माइनस जो है वो जल्दी से आयोडीन बने।
आई माइनस जो है वो जल्दी से क्या बन जाए, आयोडीन बन जाए। जैसे एफ माइनस है तो एफ माइनस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहेगा कि हाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, Cl माइनस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बट जब डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आई माइनस को नेगेटिव चार्ज उतना भी पसंद नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है कम, तो वो चाहेगा कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट मैं इतना भी शौकीन नहीं हूँ ना एफ माइनस को तो नेगेटिव चार्ज देना है तो मुझे मत दो। तो आई माइनस I2 बनने का बहुत शौकीन होता है, आई माइनस से I2 बनना बहुत ईजी होता है, और क्योंकि आई माइनस से I2 बनना बहुत ईजी होता है तो ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा। तभी मैंने लिखा ना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे। तो आई माइनस से I2 बनना इज एन ईजी प्रोसेस। तो ये क्या करता है, क्योंकि खुद जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए जो आप यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनाओगे ना, RI बनाओगे, इसको ये रिड्यूस करके फिर से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको रिड्यूस करके फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में, RH एल्केन में कन्वर्ट करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैम हमने यहाँ पे HI डायरेक्ट क्यों नहीं यूज किया? आपने जब एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो आपने HCl डायरेक्ट यूज किया, जब आपने एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है आपने HBr डायरेक्ट यूज किया, तो आप यहाँ पे HI क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो यहाँ पे हम HI इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि HI की टेंडेंसी है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, क्योंकि आयोडीन की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, वो नहीं चाहता मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे, वो उतना भी खुश नहीं है नेगेटिव चार्ज से, तो वो चाहेगा कि मैं आई माइनस से बनूं I2, और क्योंकि मैं खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो मैं सामने वाले को रिड्यूस करूंगा, इसलिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, क्योंकि मैं सामने वाले को रिड्यूस करता हूं। तो आपने ये जो RI बनाया है इसको मैं दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एल्केन में कन्वर्ट कर दूंगा, और आपका पर्पस को मैं खराब कर दूंगा, क्योंकि आपका पर्पस क्या था कि आप एल्काइल आयोडाइड बनाओ, और मैं वो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ऑक्सीडाइज करूंगा और आपके वाले प्रोडक्ट को क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। इसलिए हम यहाँ पे HI यूज नहीं करते हैं। बात आ रही है बेटा समझ में? तो ये तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन था कि मैम आपने HI डायरेक्ट क्यों नहीं यूज किया। आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन था कि मैम हमने यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड बना लिया, एल्काइल ब्रोमाइड बना लिया, एल्काइल आयोडाइड भी बना लिया, आप यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बना रहे? आप HF का यूज करो ना, आप एल्काइल फ्लोराइड भी बनाओ यहाँ पे, उसके साथ आप ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? तो उसका भी रीजन है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑर्डर देखते हैं तो इसमें सबसे बुरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, F माइनस है। तो बिकॉज ये इतना बुरा न्यूक्लियोफाइल है, F माइनस इज अ वेरी बैड न्यूक्लियोफाइल, तो HF जो है वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ बैड न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ F माइनस आयन। तो यहाँ पे हम फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, यानी कि हम HF जो है हम अल्कोहल से RF नहीं बनाते हैं, बिकॉज F माइनस तो एक बुरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर यहाँ पे हम F माइनस यूज करेंगे तो F माइनस तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, एक तो पहले OH एक बैड लीविंग ग्रुप, चलो Cl के साथ तो हमने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कैटलिस्ट डाल के, लेकिन F माइनस तो उससे भी बुरा है, उससे भी बुरा है, तो वो तो मैनेज भी नहीं होगा कैटलिस्ट डाल के। तो इसीलिए हम F माइनस यहाँ पे नहीं यूज करते, बिकॉज F माइनस इज अ वेरी बुरा न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ वेरी बैड न्यूक्लियोफाइल, very bad nucleophile। therefore आप अल्कोहल से RF बनाने के लिए HF का डायरेक्ट यूज नहीं करते हो। बात आ गई बेटा समझ में? मैंने सेंटेंस में नहीं लिखा है, सिर्फ इस तरीके से एक हिंट दिया है आपको। तो पहली बात हमें क्लियर हो जाती है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हैलोजन एसिड से कैसे होगा। ठीक है, अल्कोहल को अगर हमें हैलोजन एसिड की मदद से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो एल्काइल क्लोराइड के लिए हम HCl ZnCl2 का यूज करेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड के लिए जो है हम HBr का भी यूज कर सकते हैं, और NaBr और H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आयोडाइड के लिए हम Na और H3PO4 का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? ऑल राइट। अब अल्कोहल का जो नेक्स्ट पार्ट था, एक तो आ जाता है फ्रॉम हैलोजन एसिड, ये हमने कर लिया। दूसरा क्या था, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, यानी कि PX5 और PX3 का भी यूज करके आप यहाँ पे अल्कोहल से क्या बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे फॉस्फोरस हैलाइड से, ये देखिए, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, सेकेंड पार्ट हमारा फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड।
फ्रॉम phosphorus halide, phosphorus halide। तो phosphorus halides हमारे क्या होते हैं बेटा? phosphorus halides हमारे होते हैं px3 या फिर px5। क्या होते हैं बेटा? px3 या फिर px5, ये हम जनरली यूज करते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने अल्कोहल लिया, मैंने लिया ROH, मैंने 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिए, इसको दूसरे रंग से लिखते हैं, मैंने 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिए और मैंने ये 3 मोल ऑफ अल्कोहल को मैंने डाला PCl3 में या फिर PX3 में। ये आपका X जो है हैलोजन है। तो क्या बनता है देखिए, इस तरीके से बनता है। 3 मोल ऑफ अल्कोहल है ना, तो ये आपका हो गया ROH, ये आपका हो गया ROH, ये आपका हो गया ROH और साथ में आपके पास क्या है PX3। तो ये देखिए ये आपका हो गया P, ये X, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है ना X और ये X। तो अब आपका काम क्या होगा कि आप इसको निकालिए। जब आप इसको निकालेंगे तो आपके प्रोडक्ट क्या आएंगे, देखिए आपके प्रोडक्ट आएंगे 3 मोल बनेंगे RX के। ये देखिए ये RX RX RX, तो 3 मोल तो आपके बनेंगे RX के और साथ में आपके पास क्या बनेगा, देखिए साथ में आपके पास बनेगा 1 फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो 3 मोल ऑफ अल्कोहल में जब आपने 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड डाला, इसको क्या बोल रहे हैं हम, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, क्योंकि 3 हालोजन है। तो हमारा क्या बना, 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड बना और साथ में हमारा क्या बना, H3PO3 बना। एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है कि आप PX5 ले लो। तो PX5 के लिए क्या रिएक्शन होता है, देखिए अगर मैंने जो है अल्कोहल लिया, इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि ये मेरा अल्कोहल है, 1 मोल ऑफ अल्कोहल आपने लिया है और आप इसके अंदर डाल रहे हैं PCl5। आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं बेटा, PCl5। तो PCl5 इस तरीके से होता है, आपको ज्योमेट्री याद होगी इसकी, क्लास 11 में किया है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, नहीं याद है? बहुत किया बेटा, ये तो क्लास 11 में हम लोगों ने, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ये सब बहुत कुछ किया है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, हम रिवाइज कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बेटा, ऊपर वाले में आप यहाँ से ये RCl ले लीजिए, ये देखिए ये HCl ले लीजिए और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, तो देखिए तो हमारा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसका ना प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो हमारा यहाँ पे 1 मोल तो बन गया बेटा RCl जो हमें बनाना था एल्काइल क्लोराइड, 1 मोल बेटा हमारा बन गया HCl और साथ में हमारा क्या बन गया POCl3, POCl3, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो हमारी जो काम की चीज़ थी वो यही थी, RCl, है ना, एल्काइल क्लोराइड। तो बेसिकली मैं PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा के एल्काइल क्लोराइड बता दिया मैंने यहाँ पे। वैसे आप इसको जेनरिक करके हैलोजन लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। तो आप जो है PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो और PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड बनाना है, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे तो वो दिखाई दिया कि एल्काइल क्लोराइड कैसे बनेगा, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। एल्काइल क्लोराइड तो एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हम दोनों में से कोई भी रिएक्शन बेटा यूज करेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे जो है बेटा यूज किया 3 मोल ऑफ अल्कोहल, साथ में आपने यूज कर लिया PCl3, तो आपके पास क्या आ गया, 3 मोल ऑफ एल्काइल क्लोराइड और साथ में बेटा आपके पास आ गया H3PO3, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते थे अल्कोहल और साथ में आप यूज कर सकते थे PCl5 जो मैंने आपको नेक्स्ट बोर्ड पे दिखाया है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है RCl, साथ में बेटा आपके पास आ जाता है HCl और साथ में आपके पास आ जाता है POCl3।
एल्काइल क्लोराइड दोनों में से किसी भी प्रोसेस में बन सकता है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम या तो जो है PCl3 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी कि हमने 3 मोल ऑफ अल्कोहल लिया और हमने इसके अंदर PBr3 डायरेक्टली डाल दिया। PBr3 डायरेक्टली डाला तो हमारा क्या बन गया, 3 मोल ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, और साथ में क्या बन गया, साथ में हमारा H3PO3 बन गया। एक तो ये आप रिएक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि हम जनरली एल्काइल ब्रोमाइड में और एल्काइल आयोडाइड में ना हम PBr3 डायरेक्टली यूज करते नहीं हैं जनरली। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि PBr3 अगर मैं डायरेक्टली यूज करती हूँ, चाहे मैं एल्काइल ब्रोमाइड में यूज करती हूँ, चाहे मैं एल्काइल आयोडाइड में मैं क्या यूज करूंगी, PI3 यूज करूंगी। तो यहाँ पे PBr3 और PI3 क्यों नहीं जनरली यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन, फॉर एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन and alkyl iodide formation आपका जो PBr3 और PI3 जो है वो डायरेक्टली नहीं यूज होता है, and PI3 are not preferred to be used directly, are not preferred to be used directly, preferred to be used directly, to be used directly। ऐसा क्यों डायरेक्टली, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि आप इसको डायरेक्ट यूज करना नहीं पसंद करते। बिकॉज क्या होता है कि जैसे ये आपका PBr3 है और आपका PI3 है, ये जो है ना आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले तो ये बनाता है HBr और H3PO3। ये रिएक्शन होता है एक्सप्लोजिव, पानी के साथ जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके ये एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है, वॉयलेंट रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन होता है एक्सप्लोजिव, एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले तो आप ये डायरेक्टली नहीं यूज करते, आप कहते हो कि यार इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, हल्का सा भी पानी मिलेगा उसके साथ एक्सप्लोजन कर जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके साथ ना एक और टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन हो जाती है अगर ये रिएक्शन हो गया। अगर तो आपने ये रिएक्शन मतलब PBr3 अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो या PI3 आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन अगर पानी के साथ कर गया तो एक्सप्लोजिव होता है, और अगर ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो गया तो इसके साथ एक ये टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस, ये वाली गैस अगर हमारी रिलीज हो गई तो ये होती है टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर सकती है, कोरोसिव होती है, टॉक्सिक होती है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो हम जो है ये वाला रिएक्शन जो है वो हम करना पसंद नहीं करते, यानी कि हम नहीं चाहते कि हम PBr3 को डायरेक्टली यूज़ करें। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर PBr3, क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर रहे हो, फिर क्या करोगे, एंड PI3 are generated in situ, are generated in situ, जब आप रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट कराते हो ब्रोमीन के साथ, या फिर जब आप रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट कराते हो आयोडीन के साथ। इसका क्या मतलब है मैम, एक सेकेंड, हाँ मैम इसका क्या मतलब है इन सीतु, व्हाट इज इन सीतु। तो इन सीतु का मतलब होता है कि किसी चीज का रिएक्शन मिक्सचर में बन जाना। मतलब क्या है ना कि हमारी जो
घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो हम टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार हम इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, PBr3 को या PI3 को हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम रिएक्शन मिक्सचर में डाल देंगे रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन, या फिर रेड फॉस्फोरस और आयोडीन। मैम रेड फॉस्फोरस क्या होता है? तो फॉस्फोरस का एक फॉर्म होता है, एक एलोट्रॉप होता है फॉस्फोरस का, यानी कि फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस की तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो हम रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस और आयोडीन को रिएक्शन में ही डाल देंगे। तो रिएक्शन में डालने से क्या होगा कि ये जैसे ही PBr3 और PI3 बना रिएक्शन मिक्सचर में, उसी समय कंज्यूम हो गया। हमने अलग से डाला ही नहीं। अगर आप अलग से बना के डालोगे तो ना उसको मौका मिलेगा वाटर के साथ रिएक्ट करने का, तो ना उसको मौका मिलेगा फॉस्फीन गैस बनाने का, भाई तो मौका मिलेगा ना। अब हम इसको फॉस्फीन गैस बनाने ही नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम इसको प्रिपेयर करेंगे ही नहीं बाहर, हम इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही डालेंगे। और क्योंकि हम इसको रिएक्शन मिक्सचर में डाल रहे हैं तो रेड फॉस्फोरस और जो हमारा रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस आयोडीन है, उससे हमारा ये PBr3 और PI3 बना और इसने अपना काम कर दिया, हमें पता भी नहीं लगा। तो ये रिएक्शन मिक्सचर इन सीतु का मतलब होता है कि किसी चीज का रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्म हो जाना। आपको उसको बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप उसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बना दे रहे हो। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा पीछे वाला बोर्ड था, तो इसमें आप ये लिखिए कि ये जो है लेस प्रेफर्ड रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन हम जनरली प्रेफर करते नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, ये हमारे लिए डेंजरस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं 3 अल्कोहल नहीं, सिंपल अल्कोहल, और हम यहाँ पे डाल देते हैं रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। तो जब हम इधर रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन डालते हैं तो अपने आप ही RBr बन जाता है। ये इन सीतु प्रिपरेशन है, इन सीतु, ये इन सीतु आपका जो है PBr3 बन रहा है। इन सीतु यहाँ पे नहीं लिखना तो मत लिखो, पहले पीछे वाले बोर्ड पे तो मैंने लिखी थी, ठीक है। ये इन सीतु प्रिपरेशन है। और वैसे ही अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो वो भी यहाँ पे लिख लो कि एल्काइल आयोडाइड भी आपका कैसे बनेगा। एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए भी आप क्या करोगे, अल्कोहल में क्या डाल दोगे, रेड फॉस्फोरस, और साथ में आप क्या डाल दोगे, आयोडीन डाल दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा। तो क्लोरीन के लिए आप ये यूज कर सकते हो, PBr3 PCl3 यूज कर सकते हो, लेकिन एल्काइल आयोडाइड बनाना है और एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो इसके लिए आप यही चीज जो है उसको प्रेफर करते हो, यही चीज को प्रेफर करते हो। क्योंकि अगर आपने PBr3 और PI3 वैसे ही डाला है तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू। ठीक है बेटा, इसको लिखिए जल्दी से। क्लियर है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा हो गया फॉस्फीन गैस, ओके। तो ये हमारा बेटा दूसरा तरीका हो गया कि हमें फॉस्फोरस हैलाइड से कैसे बनाना है। कहाँ गए हमारे तरीके, ये रे, ये हमारा हो गया। तीसरा बेटा आता है थायोनाइल क्लोराइड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड को हम दिलो जान से प्यार करते हैं। वो हम कहते हैं कि यार इससे बेटर मेथड तो कोई है ही नहीं एल्काइल क्लोराइड बनाने का, एल्काइल क्लोराइड बनाने का इससे बेटर मेथड तो कोई है ही नहीं फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। तो देखिए कैसे बनेगा, तो हमारा थर्ड मेथड हो जाता है फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है अपना अल्कोहल लिया हमने, सॉरी थायोनाइल क्लोराइड से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपना अल्कोहल लिया और उसके अंदर डाल देंगे SOCl2। यही है हमारा थायोनाइल क्लोराइड, जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने थायोनाइल क्लोराइड, ये यही है। तो हमने जो है अल्कोहल में यहाँ पे क्या डाला बेटा, SOCl2 डाला, और यहाँ से हमारा क्या बनता है, RCl बनता है। और मजे की बात यह है कि RCl के साथ जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस बनते हैं। ये देखिए, ये बाकी प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे गैस, और क्योंकि बाकी प्रोडक्ट गैस बन गए तो ये तो रिएक्शन मिक्सर से उड़ गए, और क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सर से उड़ गए तो हमारा जो है इसको सेपरेट करने का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि ये तो चले गए ना रिएक्शन मिक्सचर से, तो हमारा इसको सेपरेट करने का काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। इसीलिए ये प्रेफर्ड मेथड होता है, ये जो है ये एक अच्छा मेथड माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रेफर्ड मेथड,
preferred method of formation of alkyl chloride of formation as it result in easy separation due to easy separation of एल्काइल क्लोराइड। ये ना काफ़ी पूछा जाता है, ये आपके पेपर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई इसको क्यों प्रेफर किया गया। तो इसको इसलिए प्रेफर किया गया क्योंकि ये तो गैसियस फेस में चले गए, बाहर निकल गए, और क्योंकि ये बाहर निकल गए तो उसको सेपरेट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया, राइट। तो इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, देखिए इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है। इसका मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके मैकेनिज्म को हम कहते हैं SNI। आपको याद होगा जब मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर कराया था तो मैंने आपको कहा था कि एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर भी होता है, वो यही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, ये वही रिएक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक अल्कोहल है और मेरा ये जो एल्काइल ग्रुप है मान लीजिए ये एक कायरल एल्काइल ग्रुप है, मैं मान के चल रही हूँ ये कायरल है, ठीक है। इसमें जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है वो कायरल कार्बन है। तो हमारे पास है SOCl2। SOCl2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसको ढूंढेगा, ये ढूंढेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी नज़र किस पे जाएगी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, और इसको दिखेगा सल्फर, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से अटैक करेगा। ऐसे ही होगा ना भाई, लोन पेयर किसको ढूंढता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। तो उसने सल्फर पे अटैक कर दिया, बॉन्ड चला गया ऊपर, और जब ये बॉन्ड ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आया, ये हमारा आया R, ये आया O, ये आया H, यहाँ पे आया मेरा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, यहाँ पे आया सल्फर, यहाँ पे आया O विद अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया Cl और यहाँ पे आया Cl। इतनी बात समझ में आती है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरीके से हमारा हिसाब किताब बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको तो चैन नहीं है भाई, किसी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो चैन कैसे रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो वो कहेगा कि भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बर्दाश्त नहीं है इस मॉलिक्यूल को, तो हाइड्रोजन कहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नीचे और Cl यहाँ से निकलेगा। मतलब एक तरीके से आप देखिए यहाँ से H+ आयन निकल रहा है। क्यों H+ आयन निकल रहा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना सही नहीं है, और दूसरी जगह से कौन निकल रहा है, Cl- आयन निकल रहा है। तो जब Cl- आयन एक जगह से निकल रहा है, H+ आयन दूसरी जगह से निकल रहा है, यानी कि मेरा HCl निकल गया सिस्टम से। भाई सिस्टम से कौन निकला, HCl, और सिस्टम से जब HCl निकला तो हमारे पास बाकी कौन बचा, तो बाकी हमारे पास बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा सल्फर, सल्फर के पास हमारे पास बचा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास बचा Cl, HCl निकल गया सिस्टम से, यही बचा। भाई एक जगह से H+ गया, एक जगह से हमारा क्या गया, Cl- आयन गया, राइट। तो HCl तो बाहर निकला, ये देखिए HCl मैंने बाहर निकाला है, और वहाँ पे इस तरीके का मेरा कंपाउंड बन गया। अब जब ये बना है तो होता क्या है कि ये Cl-, क्योंकि अब Cl- को तो अटैक करना है, तो ये Cl- आयन करता है बेटा फ्रंट साइड अटैक। ये जो आपका कायरल कार्बन था इसका फ्रंट साइड अटैक होगा, ये R मैंने कहा था ना कायरल है, इस पे फ्रंट साइड अटैक ये Cl करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। मतलब Cl- आयन ने अटैक किया, Cl- आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, R पे फ्रंट साइड अटैक किया, और आपका SO2 बाहर, और क्या आपका SO2 बाहर। तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका बना RCl, फ्रंट साइड अटैक हुआ है, ठीक है, RCl, SO2 बाहर, ये देखिए यहाँ से SO2 बाहर जा रहा है, और HCl तो पहले ही बाहर निकला था गैस के फॉर्म में, और ये आपने अपना प्रोडक्ट क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया।
यहाँ पे अच्छी बात क्या है, सीखने की बात क्या है कि अगर आपने R कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट किया था, ये कार्बन आपका कायरल था, तो अगर आपने R कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट किया था तो जो आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा वो भी कौन मिलेगा, R ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक हो रहा है। फ्रंट साइड अटैक का मतलब क्या है, रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन में। मैंने SN2 में आपको क्या बताया था, बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड अटैक है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या है, फ्रंट साइड अटैक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वही रहेगी। अगर आपका अल्कोहल जो था वो S था तो आपका एल्काइल हैलाइड भी क्या बनेगा, S बनेगा। अगर आपका अल्कोहल R था तो आपका एल्काइल हैलाइड भी क्या बनेगा, R बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रहती है रिटेंशन, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वही रहेगी, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक कराया है, तो इसको कहते हैं फ्रंट साइड अटैक। लिख लीजिए फ्रंट साइड अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, फ्रंट साइड अटैक। और क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या रह रही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैम इतना तो समझ में आ गया कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रह रही है। अब हमें ये बताइए कि इसको इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों बोला गया है, व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है कि अंदर ही अंदर अटैक हो जाना, मतलब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल कोई बाहर से आके अटैक नहीं कर रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि Cl- कोई बाहर से आया और उसने अटैक किया, नहीं, मॉलिक्यूल में अंदर ही अंदर, मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हो रहा है, अंदर ही अंदर अटैक हो रहा है, राइट, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक, अपने आप ही जो है अंदर ही अंदर अटैक हो गया। और क्योंकि अंदर ही अंदर अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपने आप में ही अटैक कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा होता तो फिर इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बोला जाता। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए SNI। अब क्या होता है कि कई बार हम यहाँ पे पिरिडीन यूज कर लेते हैं। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे जो है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रह रही है। मतलब अगर आप पहले R से शुरू कर रहे थे तो R ही रहेगा, आप पहले S से शुरू कर रहे थे तो S ही रहेगा। यहाँ पे भी ना आप वो बना लो, स्टार बना लो, ये बताने के लिए कि कायरल है। अगर आप R से शुरू कर रहे थे तो R ही रहेगा और S से शुरू कर रहे थे तो S ही रहेगा, क्योंकि रिटेंशन हो रही है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम पिरिडीन यूज कर लें, पिरिडीन एक बेस है, मैं आपको बताती हूँ पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस मॉलिक्यूल में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल इसी का भाई है या इसी की बहन है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं पिरिडीन यूज कर लूंगी तो पिरिडीन यूज करने से क्या होगा, मेरी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मैम आपने आज के लिए बहुत कुछ बता दिया, हमसे तो हो नहीं रहा, कितना कुछ बताओगे आज, थक जाया करो आप भी। बेटा मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डरिए मत, घबराइए मत। आप वीडियो जो है 2 मिनट के लिए पॉज करके ब्रेक ले लीजिए, ठंडी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए थोड़ा, दैट विल हेल्प यू। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। पिछला अगर आप रिवाइज करते आ रहे हैं, मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैथ्स है। अगर आप 2 दिन छोड़ दोगे तो तीसरे दिन वो आपको छोड़ देगी, है ना। अगर आप 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दोगे तो तीसरे दिन वो भी आपको राम राम करके चली जाएगी, बिकॉज वो तो रिपीटिशन मांगती है, वो आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, वो आपसे लॉन्ग टाइम कमिटमेंट मांगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। वो आपने TVF पिक्चर्स में देखा होगा ना कि आप किस तरीके से किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो। यू हैव टू कंसिडर दैट क्लाइंट एज योर गर्लफ्रेंड, you have to call them on their birthdays, you have to repeatedly tell them that okay you matter to me। देखा है ना TVF पिक्चर्स का पहला एपिसोड, है ना, जिसमें वो सरदार जी कहते हैं यस सर, वही वाली चीज़ है। ये आपसे कांस्टेंट कमिटमेंट मांगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कहती है कि आप मुझे एक दिन फ़ोन नहीं करो तो मैं आपको 1 महीना फ़ोन नहीं करूँगी, इसमें वो वाला एटीट्यूड है, समझ रहे हो। तो आपको तो इसको रोज़ फ़ोन करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन नहीं फ़ोन करोगे बेटा ये तो भूल जाएगी, ये आपको भूल जाएगी, समझ रहे हो। तो बेटा थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ये आप मेरे वर्ड्स उस दिन याद करोगे जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, और आपको फिर याद आएगा यार मैम तो सही कहती थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा और मैं भूल गया, जो मुझे आता था मैं वो भी भूल गया, मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि भाई आप ऊपर जाते जा रहे हो। वो अभी जो नई मूवी आई है उसमें क्या कहते हैं ऊंचाई में, कि द फॉर्मूला ऑफ अ गुड ट्रैक इज अ स्टेडी ट्रैक,
कि आप चलते जाओ, चाहे आप धीरे चलो लेकिन चलते जाओ तो आप नहीं थकोगे। लेकिन अगर आपने बीच में ब्रेक लेकर आप बैठ गए, आप 1 घंटा बैठे, तो आपके 4 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हो जाएगी जीरो ऑलरेडी। जब हम माता पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई जय माता दी बोलते जाओ लेकिन चलते जाओ, क्योंकि अगर बैठ गए तो फिर तो बैठ ही गए, फिर आगे बढ़ने का बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो तो चढ़ाई है, वैसे ही ट्रैक है ना। तो आपको जो है इसको कंसिस्टेंट रखना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया ना तो फिर से आपको वही स्टार्ट करना पड़ेगा, SN1 SN2 E1 E2, क्योंकि आप तो भूल जाओगे कि यार उसमें, आप तो ये भी भूल जाओगे कि अच्छा SN2 में क्या इन्वर्जन होती थी क्या कॉन्फ़िगरेशन में, बहुत बेसिक चीजें भी भूल जाओगे। ठीक है, तो बेटा इसको कंसिस्टेंट रखिए और थोड़े एनर्जेटिक हो जाइए, चिल आउट हो जाइए। देखो मैं कितने एनर्जी में हूँ, मेरा तो लंच का टाइम हो रहा है अभी, फिर भी मैं इतनी एनर्जी में हूँ, तो तुम भी हो जाओ ना यार एनर्जी में। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन है अत्यधिक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यकीन नहीं आता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख लो, यकीन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी रिएक्शन में बेटा मैंने पिरिडीन यूज कर दिया ना, तो कमाल की बात है कि बैक साइड अटैक हो जाएगा। कमाल की बात क्या है कि बैक साइड अटैक हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, अगर मैंने इसी में इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कर दिया तो क्या हो जाएगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन ना एक बेस होता है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का बेस होता है पिरिडीन। तो पिरिडीन ये वाला बेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है यहाँ पे और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इट इज अ बेस बिकॉज इट इज हैविंग अ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो पिरिडीन क्योंकि हमारे पास बेस है, यहाँ पे आप लिख लीजिए इट इज अ बेस, तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है या फिर हाइड्रोजन को लेने की कैपेसिटी रखता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये अल्कोहल है और मैंने इसके अंदर डाल दिया SOCl2, वही वाली चीज है कि मैंने इसके अंदर डाल दिया SOCl2। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा SOCl2, राइट, ये हमारा SOCl2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कहानी दोबारा लौटेगी, वही चीज एग्जैक्ट दोबारा होगी। क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से बेटा सल्फर पे अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज है, ये बॉन्ड फिर से ऊपर मूव कर रहा है। अब हमारा ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि अब हम रिएक्शन किसके केस में करा रहे हैं बेटा, पिरिडीन के प्रेजेंस में करा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, फिर से बिल्कुल वही चीज कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पे हमारे पास आया हाइड्रोजन, यहाँ पे आया सल्फर, सल्फर के ऊपर आ गया ऑक्सीजन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे Cl और फिर यहाँ पे Cl। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे और Cl बाहर, इतना तो हमें समझ में आता है, इतना जो है वो बिल्कुल पुराने वाले जैसा है, इसमें अभी मैंने कुछ नया नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है कि अब मैंने यहाँ पे यूज कर दिया पिरिडीन, यानी कि हमारा बेस, ये मैंने यूज कर दिया बेस। अब ये बेस जो है वो H+ को देखकर हो जाएगा एक्साइटेड, वो तो कहेगा कि यार यहाँ पे ये एसिडिक H+ है तो इसको तो मैं लूंगा। भाई एसिडिक H+ जब बेस को दिख जाए तो वो तो सबसे पहले इसके पास भागेगा। तो पिरिडीन ने ये H+ लिया, अब इस H+ को मौका ही नहीं मिला इस Cl के साथ जाने का। पहले तो H+ Cl- के साथ जाके क्या बना दिया था, HCl बना दिया था, तो वो दोनों हैप्पी एवर आफ्टर वाली लाइफ जी रहे थे, राइट। बट यहाँ पे इस बेस को H+ आयन पहले दिखा, और बेस से ज्यादा अट्रैक्ट तो H+ आयन से कोई हो नहीं सकता, तो बेस ने इस H+ को पकड़ा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, देखिए अब यहाँ पे ये ही डिफरेंस हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी सब पुराना चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ पे आया RO और यहाँ पे आया मेरा S, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया Cl, यहाँ पे पिरिडीन ने H+ आयन को लिया, ये पिरिडीन और H+ आयन का कॉम्बिनेशन हो गया। इसको इस तरीके से लिखिए स्ट्रक्चर बना के, वो बेटर रहेगा कि पिरिडीन ने जो है H+ आयन को उठा लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने अपने H+ आयन को डोनेट कर दिए,
पिरिडीन ने H प्लस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। नहीं समझ में आ रहा कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत बनाना। बस मैं ये दिखा रही हूँ कि पिरिडीन ने अपने जो बेस है ना पिरिडीन, तो पिरिडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, H प्लस आयन को दे दिए। और ये वाला जैसे Cl माइनस है, अब वो हो गया वेला, उसके पास कोई काम नहीं बचा, क्योंकि उसका H प्लस आयन तो कोई और ले गया, तो ये अब हो गया खाली। और खाली अगर वो चीज हो गई तो वो अटैक करेगी। अब इस Cl माइनस आयन के अटैक करने से पहले ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, तेरे को अटैक करने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं अटैक करने दूंगा, क्योंकि अब मैं खाली हूं। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, पिछले वाले केस में इसने क्यों अटैक किया था, क्योंकि वो ये वाला Cl जो था वो तो H प्लस के साथ जो है वो HCl बन के निकल गया था, वो एंगेज हो गया था भाई, ये वाला Cl माइनस H प्लस आयन के साथ चला गया था, तो इसलिए इसको मौका मिला था कि वो इंट्रामोलिकुलर अटैक कर पाए। अब केस अलग है ना, अब केस ये है कि ये वाला Cl माइनस से पहले तो बाहर वाला अटैक करेगा, क्योंकि ये खाली है, ये H प्लस आयन के साथ तो गया ही नहीं, क्योंकि H प्लस आयन को तो पिरिडीन ले गया। समझ रहे मेरा बात भाई, H प्लस आयन को तो पिरिडीन ले गया, तो ये वाला जो Cl माइनस यहाँ से निकला है वो तो खाली है, तो वो पहले अटैक करेगा ना दूसरे वाले से। जब उसने पहले अटैक करा तो ये अटैक कौन सा हो रहा है बेटा, रिवर्स अटैक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगी भाई, ये तो बैक साइड अटैक हो गया ना एक तरीके से, तो यहाँ पे मेरी क्या हो गई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई। और ये पिरिडीन और H प्लस आयन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे जो भी बना हुआ है यही हो रखा है, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो बेसिकली काम यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है मेरा बैक साइड अटैक हुआ है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे पिरिडीन और H प्लस आयन का कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लो, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रखोगे, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है। यहाँ पे जो काम की चीज है ना तुम्हारे लिए सीखने को, कि ये हुआ है बेटा बैक साइड अटैक, और क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है इसलिए मेरी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी। कॉन्फिगरेशन मेरी क्या होगी, इन्वर्ट होगी। इसको मैं कहूंगी कि दिस इज माय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। पहले में क्या थी, रिटेंशन थी, इसमें क्या हो गई, इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे मेरी कॉन्फिगरेशन क्या हो गई बेटा, इन्वर्ट हो गई। बात आ रही है सबको समझ में, सबको बात समझ में आ रही है। पहले में रिटेंशन और इसमें क्या हो गई, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है बैक साइड अटैक। तो अगर आप यहाँ पे R से शुरू करते हो ना तो आप पहुंचोगे S पे, और अगर आप S पे शुरू करते हो ना तो फिर आप पहुंचोगे R पे। इन्वर्जन हो गई यहाँ पे। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ये सब काम हमारा हो गया। बात आ रही है सबको समझ में। तो अगर पिरिडीन नहीं है तो रिटेंशन, और पिरिडीन आ गया तो क्या, इन्वर्जन। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात हमें सबको समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बेटा आपका हो जाता है ना, यहाँ पे ना अंडरलाइन कर लो इस चीज को, ये हमारा हो जाता है पूरा, हमारा जो काम है ये हो जाता है कि हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है। जो मैंने आपको कहा था कि लेंदी पार्ट है, ये वही वाला पार्ट है कि अल्कोहल से हमें एल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे बनाना है। अब हम आ जाते हैं कि हमें हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है। हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, तो आ जाइए, एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये हमारा जो सेकंड पार्ट हो जाता है। एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें आ जाता है बेटा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड। याद है सबको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड, क्लास 11 में किया था। मैम क्लास 11 का नाम मत लिया करो, हमें कुछ नहीं याद, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, कुछ नहीं याद, याद होगा तुम्हें, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें याद होगा, बस तुम्हें हल्का सा रिवाइज करने की जरूरत होगी, है ना। एनसीईआरटी का टॉपिक था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो वही वाली चीज़ है बेटा। सबसे पहले हमारा आ जाता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन।
सबसे पहला फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन को एक अच्छा मेथड एक्चुअली नहीं माना जाता है। क्यों फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन को एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बन जाता है। इट्स नॉट अ गुड मेथड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे एक एल्केन लिया, उसके अंदर जो है मैंने अपना हैलोजन डाला। यहाँ पे आप या तो क्लोरीन यूज करते हो या ब्रोमीन यूज करते हो, दोनों में से कुछ भी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में आप ये काम करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मिलता है, इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ गुड मेथड, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड मेथड। क्योंकि भाई अगर आपके पास इतनी सारी चीजों का मिक्सचर आ रहा है, कंसीडर्ड एज गुड मेथड, इतनी सारी चीजों का मिक्सचर आ रहा है, तो आप अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट करोगे कैसे? आप अपना डिजायरेबल कैसे प्रोडक्ट सेपरेट करोगे? तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास है CH3 CH2 CH3, इसके अंदर मैंने बेटा डाला ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब आपने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पे डाला, तो आपके पास क्या आया? यहाँ पे आपके पास आया CH3 CHBr CH3, एक तो ये आया, साथ में आपके पास क्या आया? CH3 CH2 CH2Br, ये दोनों आपके पास आ गए। भाई एक तो आपके पास ये 2 डिग्री कार्बन जो है इस पे लग गया, और ये आपके पास एक जो है वो 1 डिग्री कार्बन पे लग गया, तो आपके पास क्या आ गया? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे ही आपके पास जो है क्लोरीनेशन में भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। एक तो ये डिफरेंट कार्बन है, इस पे आ जाएगा, एक ये डिफरेंट कार्बन है, इस पे आ जाएगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, इस पे आ जाएगा, ये तो दोनों 1 डिग्री है, इन पे भी आ सकता है, ये दोनों एक जैसे हैं। ये देखिए इधर प्रोडक्ट आए या इधर प्रोडक्ट आए, ये तो सेम ही बनेगा ना। तो इसमें 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए मैं आपको चारों प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ, अगर आपको लगे कोई और प्रोडक्ट बन सकता है तो आप वो बना के देखिएगा, वो रिपीटेड प्रोडक्ट होगा। अगर आपको लगेगा ना कि कुछ और बन रहा है, तो वो आप बना के देखिएगा, वो रिपीटेड हो जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी बनाया हुआ होगा हमने। तो अगर आप यहाँ पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास ये देखिए क्या बनेगा? Cl CH2 CCH3 CH CH2 CH3, और क्या आपके पास बनेगा? CH3 CCl CH3 CH2 CH3, और क्या बनेगा? देखिए कई बार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। मोनोक्लोरीनेटेड का मतलब कि अगर मुझे एक क्लोरीन चाहिए इस प्रोडक्ट में, मतलब अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स में एक क्लोरीन चाहती हूँ, तो ऐसे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जिनमें एक क्लोरीन हो, उसको कहते हैं मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। देखिए 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और उनको सेपरेट करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? देखिए एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक इन दोनों में से कोई भी एक। इधर कौन से बन सकते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल सेम है, तो उसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते थे, इसमें 4 बन सकते हैं। तो ये बेटा आपका होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जो हमने क्लास 11th में भी करा था, इसका मैकेनिज्म भी हमने क्लास 11th में करा था, तो मैं दोबारा मैकेनिज्म नहीं दोहराऊंगी बिकॉज ये तो करते ही हैं क्लास 11th में। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारा होता है आपका प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि चलो मैं मैकेनिज्म भी करा ही देती हूँ, नेकी और पूछ है ना। जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है बेटा, सॉरी प्रोपोगेशन बोल दिया, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है
कि हमारा जो हैलोजन है, आपने जो भी हैलोजन लिया है वो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक्स होमोलिटिक फिजन होती है ना, लिखना है होमोलिटिक फिजन तो लिख लो। सब ऐसे हमने कर रखा है बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोबारा करना तो अच्छी बात होती है, बुरी बात थोड़ी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हमारी होमोलिटिक फिजन हो जाती है, 2 एक्स रेडिकल आ जाते हैं। उसके बाद हमारा होता है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी एल्केन प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरे पास CH4 प्रेजेंट है, तो ये CH4 के रेडिकल बनते हैं। तो जैसे ये CH3 रेडिकल बना है और एक H रेडिकल बन गया, मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में होमोलिटिक फिजन हो रही है। फिर ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, फिर से X2 के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे लिख देती हूँ, X2 मतलब मेरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और हमारा क्या बन जाता है, CH3X और X रेडिकल। ठीक है, ये CH3 रेडिकल और X रेडिकल आपस में कंबाइन हुआ और एक रेडिकल निकल गया। और उसके बाद हो जाता है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जितने भी रेडिकल्स बने हैं वो सारे फटाफट आपस में, जो एक्स्ट्रा रेडिकल्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे X रेडिकल के साथ जुड़ के X2 बना देगा, CH3 रेडिकल के साथ जुड़ के C2H6 बना देगा, और CH3 रेडिकल X रेडिकल के साथ जुड़ के CH3X बना देगा। मतलब एक्स्ट्रा रेडिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये 3 स्टेप होते थे। आई होप सबको ध्यान होंगे, नहीं ध्यान है तो एक बार अपना क्लास 11th के भी नोट्स देख लीजिए, खैर मैंने तो लिख ही दिया है। और इसमें जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, वो ये वाला होता है जिसको हम स्लोवेस्ट स्टेप कहते हैं, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो रेडिकल बने वो अच्छा बने। जैसे अगर मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ कि भाई आप बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, चारों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप कहोगे कि मैम रेडिकल किस में सबसे अच्छा बनेगा। ये आपका एल्केन है ना, इसमें रेडिकल सबसे अच्छा किस में बनेगा, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ये जो 3 डिग्री रेडिकल है ये सबसे अच्छा बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल पैरेलल चलती है एक दूसरे से। जैसे फ्री रेडिकल, जैसे आपकी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है, सेम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। तो ये वाला फ्री रेडिकल सबसे अच्छा यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। और ऊपर कौन सा मेजर बनेगा, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला आपका सबसे मेजर बनेगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो आपका है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, कि आपका ये फ्री रेडिकल अच्छा बने। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो जितना अच्छा फ्री रेडिकल बनेगा उतना आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लगे हाथ, मैंने ये भी बता दिया, बोलो ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हो जाती है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। दूसरा आपका मेथड क्या हो जाता है, दूसरा मेथड बेटा आपका हो जाता है, ये तो आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का हो गया, राइट। दूसरा आपका जो मेथड हो जाता है वो होता है अराइल हैलाइड बनाने का। सेकेंड मेथड इज फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड। बेसिकली अराइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, ये भी आपने क्लास 11th में कर रखा है। ये भी एक इजी मेथड है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड, तो फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड में हम क्या करते थे, हम बेंजीन रिंग लेते थे और बेंजीन रिंग के साथ हम क्या करते थे, इसके अंदर डालते थे हैलोजन। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद है ना, वही वाली चीज़ है। और यहाँ पे डालते थे हम FeCl3 या AlCl3, बेसिकली हम लुइस एसिड डालते थे। कराया ना ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद है ना क्लास 11th। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लिखना है तो लिख लो, लेकिन आप सबको याद होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, बेंजीन रिंग लिया, हैलोजन लिया, लुइस एसिड लिया, और क्या होता था कि हमारा एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाता था, हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता था। इसको हम कहते थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल, जो भी हमारा X+ एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा हैलोजन से। ये मेरा अराइल हैलाइड यहाँ पे बन जाता था। इसका मैकेनिज्म क्लास 11th में आपने कर रखा है,
राइट याद है ना सबको, क्लास 11th में हमने इस चीज़ का मैकेनिज्म कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लोगे तो वहाँ पे Cl आ जाएगा, आप ब्रोमीन लोगे तो वहाँ पे Br आ जाएगा। जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे होगे, है ना। तो क्लोरीन लोगे तो वहाँ पे Br आ जाए, क्लोरीन लोगे तो Cl आ जाएगा, ब्रोमीन लोगे तो क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। बात क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक और तरीका है, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, और बाकी सारे भी हमारे तरीके हैं, जैसे गैटरमैन है, बाल-शीमन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या रहता है, जैसे आपको हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले बेंजीन से बनाते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या होता है हमारा, ये होता है, दिस इज अवर एनिलीन। सबसे पहले हम बनाते हैं एनिलीन। एनिलीन, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो इसको हम कहेंगे एनिलीन। और एनिलीन के अंदर हम एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट डालते हैं जिसको हम कहते हैं NaNO2 और HCl। NaNO2 के साथ हम क्या डालते हैं बेटा, HCl डालते हैं। NaNO2 को साथ HCl जब हम डालते हैं तो हम डालते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हम NaNO2 और HCl इसके अंदर डालते हैं, किसके अंदर, एनिलीन के साथ। एनिलीन के अंदर, एनिलीन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगाते हैं तो वो फिनॉल होता है, उसी तरीके से बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओगे तो क्या होता है, एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान से सुनो। एनिलीन कैसे बनता है वो बाद में बात करेंगे, बाकी चैप्टर्स में बात करेंगे, बट अभी आप देखो आपके पास एनिलीन है, आपने उसके अंदर डाला NaNO2 और HCl, और जब आपने उसके अंदर NaNO2 और HCl डाला तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे एक कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। सुना होगा आपने नाम, डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, इसको क्या कहते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट, इसका सारा मैकेनिज्म जो है वो बाद में है, आपको इस चैप्टर में मैकेनिज्म हमें नहीं कराना है। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एनिलीन लिया, एनिलीन के अंदर हमने डाला NaNO2 HCl और उससे हमें क्या मिला, डाइजोनियम सॉल्ट। अब अगर आप इस डाइजोनियम सॉल्ट में डालते हो CuCl HCl, ओ सॉरी, यहाँ पे आप डालते हो CuCl HCl या CuBr HBr, कैसे ही बना दिया मैंने, CuCl HCl यहाँ पे ऐसे लिख लो, तो क्या होगा आपका N2Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर आपका आ जाएगा Cl यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन ना मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ, मान लीजिए मैंने डाला CuCl सॉरी Cu और HCl, ऊपर मैंने डाला था CuCl, राइट, यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, कॉपर और HCl। तो अगर मैं इसमें कॉपर और HCl डाल देती हूँ तो इसमें भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। जैसे ऊपर मुझे क्लोरोबेंजीन मिला, यहाँ पे मुझे क्लोरोबेंजीन मिलेगा, बस साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट किया, जिन्होंने इन्वेंट किया उनका नाम चेंज हो जाएगा, और ये रिएक्शन हमें कहते हैं, हम इसको गैटरमैन रिएक्शन, इन सबको ना नेम्ड रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, राइट, तो इसको हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। और अगर इसी में मैंने अब देखो डाइजोनियम सॉल्ट कितने काम की चीज है, इसी में कितनी सब चीजें बन रही हैं, बस रिएजेंट आप अलग कर रहे हो। अगर इसमें मैंने डाल दिया होता HbF4, यहाँ पे अगर मैंने ये रिएजेंट डाल दिया है तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बाल-शीमन रिएक्शन। बाल-शीमन रिएक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा।
बाल-शीमन रिएक्शन और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। तो ये भी एक तरीका है आपका अराइल हैलाइड बनाने का। अभी देखो, अभी तक हमने जितने मेथड्स किए हैं उसमें ये पहला अराइल हैलाइड बनाने का मेथड आया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अल्कोहल से अराइल हैलाइड नहीं बन सकता, उससे सिर्फ अल्काइल हैलाइड बन सकता है, तो वो हमने पहले किया। हाइड्रोकार्बन से अराइल हैलाइड बन सकता है, तो हाइड्रोकार्बन से पहले मैंने आपको अल्काइल हैलाइड बनाना सिखा दिया, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, इससे तो अल्काइल हैलाइड बना है। और इसमें हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, अराइल हैलाइड भी बन रहा है। कैसे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक तो ये। अच्छा, इसका मैकेनिज्म पहले तुम देख कर आना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैम आपने इसका मैकेनिज्म नहीं कराया, इसको क्लास 11th में ही हम करते हैं, तो पहले तो तुम देख कर आना। आज जब आप ये पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे तो ये आप देख कर आना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करा दूंगी, तो डोंट वरी। तो इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ज़रूर, बट अभी के लिए अभी आप इसको देख कर ज़रूर आना, क्योंकि आप देख कर आओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख कर ज़रूर आना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। और एक ये हो जाता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन्स में ही। तो आप इसको जो है फर्स्ट पार्ट लिखिए, इधर ए मत लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए बी, फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए ए, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आपका हो गया अराइल हैलाइड, और ये आप इसको सी लिखिए, अराइल हैलाइड में ही। तो इसमें आप लिख लीजिए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, अराइल हैलाइड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। पहले तो अराइल हैलाइड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, और ये हो गया फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है बेटा, इतना बात हम सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे CuBr HBr डाल देते तो वहाँ पे Br आ जाता, यहाँ पे आप Cu HBr डाल देते तो वहाँ पे Br आ जाता, Cu और HBr डाल देते तो वहाँ पे Br आ जाता, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारा ये वाला मेथड भी हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 बड़े मेथड आपके हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड मेथड पे। अब थर्ड मेथड क्या है कि मैम एल्कीन से अब हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएं। और अच्छी बात यह है कि ये जो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना है ये भी आपने क्लास 11th में कर रखा है। मैम आप तो ये कह रहे हो हमने हर चीज़ ही क्लास 11th में कर रखी है, तो बात तो ये सही है। इसमें हमें क्या यूज़ करना है, मार्कोवनिकॉफ रूल यूज़ करना है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो यूज़ करना है। तो दोस्त ये तो तुम पहले कर चुके हो ना क्लास 11th में, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आई विल टेल यू। लेकिन ये मान लो कि बहुत इजी मेथड है। अब जो हमारे पास 2 मेथड्स बचे हैं ना, फ्रॉम एल्कीन और फ्रॉम एल्काइल, फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, ये दोनों बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं, तो आराम से हो जाएंगे, तो रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट मेथड अब आ जाता है दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। हमारा ये थर्ड मेथड आ जाता है, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स से क्या होता है, देखिए एल्कीन्स में हम क्या करते हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम क्या कराते हैं, हम कराते हैं बेटा एडिशन। एल्कीन में हम कोई चीज़ ऐड कराएंगे, तो मैम क्या ऐड कराएंगे, तो एल्कीन में या तो आप HX ऐड कराइए, यानी कि हैलोजन एसिड ऐड कराइए। और कैसे आप ऐड कराएंगे, वाया मार्कोवनिकॉफ रूल। याद है ना क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। तो जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने HX ऐड करा दिया, HX यानी कि HCl, HBr, HI, ये सब मैंने क्या कराया, मैंने इसमें ऐड कराया। तो क्या होता था ये मैकेनिज्म कि हमारा जो एल्कीन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये एल्कीन क्या करता था, इस HX को अप्रोच करता था। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। भाई HX में H पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और हैलाइड आयन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो एल्कीन है इस पे भी कहाँ आ जाएगा, एक जगह पॉजिटिव आ जाएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा। यही होता था ना मेरा बेटा। क्या होता था कि ये जो एल्कीन है इसमें एक जगह पे पॉजिटिव आता था, एक जगह पे नेगेटिव आता था। जग जाओ जग जाओ जग जाओ। तो पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, कार्बोकटायन कहाँ बनना चाहिए। यहाँ पे चॉइस क्या है कि मैम हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा दें, यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, या फिर मैम दूसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, यहाँ पॉजिटिव लगा दें। 2 चॉइसेस है, या तो ये या ये। तो कौन सी फॉलो करेंगे, ऊपर वाली कि नीचे वाली। ऑब्वियसली नीचे वाली, क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है,
भाई डबल बॉन्ड को हटा के एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो डबल बॉन्ड को हटा के पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ रखें? जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, यानी कि कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही होगा। और दूसरी वाली जगह पे क्या? इस वाली जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी वाली जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जहाँ पे कार्बोकटायन स्टेबल बन रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? आप खुद बताइए, आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में। यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पे आपका आएगा X माइनस आयन। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे X माइनस आयन आ जाएगा। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे X माइनस आयन, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे H प्लस आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? देखिए यहाँ पे X आया और यहाँ पे H आया। तो हमारा मॉलिक्यूल किस तरीके का बना? ये हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके का बना, CH3 CH X, ये CH के ऊपर आ गया हमारा हैलोजन, CH के ऊपर आया हैलोजन, और ये मेरा आया CH3। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया बेटा। दिस वुड बी योर मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये आपका अल्काइल हैलाइड बन गया। और कैसे बना है यहाँ पे देखिए, दिस इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या होता है मार्कोवनिकॉफ रूल? क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल? मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ एक सिंपल सी बात कहता है, बाकी सब बातें झूठी है, बाकी सब बातें झूठी है। बस एक बात सच है कि मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि जहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है वहीं कार्बोकटायन बनेगा, और जहां कार्बोकटायन बनेगा वहीं पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल? कि भाई दोनों में से जहां पे कार्बोकटायन स्टेबल बन रहा है वहां पे कार्बोकटायन बनाओ, और जहां कार्बोकटायन बना दिया वहां पे X माइनस ले जाओ। और क्या कहता है? और कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बनेगा यहाँ पे कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन के बाद ये हो जाएगी एडिशन। और क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है बेटा, तो आपको रीअरेंजमेंट की हमेशा पॉसिबिलिटी जज करनी आनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि हमेशा आप उन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट का ख्याल रखेंगे जिन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स में कार्बोकटायन बन रहा होता है। तो इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर मैं यहाँ का रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर लिखूँ ना, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। अगर आपको इसका मैकेनिज्म याद ना हो तो मैं आपको याद भी करा देती हूँ कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि यहाँ पे मेरा H है, यहाँ पे मेरा ये X है, ये बॉन्ड जो है ये H प्लस पे अटैक करता है, X माइनस लीव करता है। तो H प्लस कहाँ लगेगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आएगा वहाँ पे H प्लस लग गया, और दूसरी जगह पे बन गया कार्बोकटायन। तो यहाँ पे पहले कार्बोकटायन बनता है। जब आपका स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, यहाँ पे आपका जैसे ही आपका स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, उसके बाद क्या होता है? X माइनस अटैक कर देता है। ये देखिए इस तरीके से ये X माइनस क्या कर देता है बेटा? अटैक कर देता है। तो ये आपका क्या बन जाता है? देखिए एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म होता है। अब मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बन रहा है, मैकेनिज्म में क्या बन रहा है? कार्बोकटायन बन रहा है। और क्योंकि मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बन रहा है, इसीलिए अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो हमें वो करवानी होगी। बिकॉज इन मैकेनिज्म कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। सो सिंस कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड इन द मैकेनिज्म, since carbocation is formed in the mechanism, carbocation is formed in mechanism, is formed in mechanism, in mechanism, we always have to look for the possibility of rearrangement. We always have to look for the possibility of rearrangement, possible rearrangement। जहां पे भी कार्बोकटायन बनता है हमें हमेशा ही उसका पॉसिबल रीअरेंजमेंट तो जरूर ही देखना है। तो जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास इस तरीके का सिचुएशन है, ये देखिए ये मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन है कि यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन है और मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ? HCl ऐड कर रही हूँ।
तो मैम इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा इसके प्रोडक्ट में सबसे पहले तो बनेगा कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड ने H+ आयन पे अटैक किया, Cl- आपका चला गया, Cl- आपका चला गया। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, तो H+ जो है वो दूसरी साइड पे आया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बना, ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे जो है मेरा H आ गया। ठीक है, अब ये मेरा कार्बोकटायन क्या बना है? 2 डिग्री कार्बोकटायन बना है, और क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बना है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी हम ढूंढेंगे और हम कहेंगे अच्छा यहाँ पे तो 2,4 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे क्या हो रहा है? 2,4 नहीं 1,2। क्या बोल रही हूँ मैं? 2,4 क्यों बोल रही हूँ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। अब तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो हमें आता है, ये तो हम ऐसी हवा सोच रहे थे, ये तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1,2 मिथाइल शिफ्ट तो अभी हमने कितनी बार करा लिया। और देखो वो एक कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक एंड तक नहीं पहुंचा देती ना मैं, तब तक तुम्हें वो कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे जो मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में करा दिए। न्यूक्लियोफाइल, आज देखा न्यूक्लियोफाइल का नेचर समझ में आया? क्यों तब कराया था? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का नेचर तो हर एक चैप्टर में आएगा, जो मैंने अभी तुम्हें इसी क्लास में बताया कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर तुम्हें कैसे देखना है, आगे भी हर चैप्टर में हेल्प करेगा। तो बेटा वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बनवा दिए ना पहले चैप्टर में, वो तुम्हारे ऑर्गेनिक की अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हारा साथ छोड़ेंगे नहीं। और इसके लिए तुम मुझे थैंक यू जरूर करोगे, मुझे पता है आज नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद ना तुम्हारे मन से एक बार थैंक यू मेरे लिए ज़रूर निकलेगा, और मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी। भैया हम मुझे कोई थैंक यू कहेगा तो मुझे तो खुशी होगी, है ना। और खैर क्या ये तो मेरा जॉब है, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, वो तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, मुझे ऐसे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, मैं वैसे ही मजाक कर रही हूँ कि तुम्हें लगेगा कि यार मैम ने कुछ तो कराया है जो हमें हेल्प कर रहा है ना। तो चलो ये हमारा आ जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मिथाइल आयन आ गया, देखिए देखा आपने शिफ्टिंग कहाँ तक हेल्प करती है। और यहाँ पे आपका बना 3 डिग्री कार्बोकटायन, और जैसे ही आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन बना आप हो गए खुश, और आपने यहाँ पे अपना Cl- आयन लगा दिया। Cl- आयन भी खुश कि चलो आप मुझे किसी अच्छी चीज़ के साथ लगा रहे हो। तो यहाँ पे आपका Cl लगा है और H देखिए यहाँ पे लगा था, मतलब अगर आपको लगा के रखना है H तो आप लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये H आपने जो है HCl से उठाया है। तो इस तरीके से बेटा आपकी एडिशन हो जाती है एल्कीन में HX की। अगर आप यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यूज कर रहे हो, बैक टू क्लास 11th, कि मैम अगर हम एल्कीन में HBr और H2O2 यूज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा पर ऑक्साइड इफेक्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं कालराश इफेक्ट, राइट। तो हमारा जो कालराश इफेक्ट होता है या पर ऑक्साइड इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, हमारा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल यूज होता है, यानी कि उसमें जो मार्कोवनिकॉफ से प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, याद है। तो अगर मैं इसी में ही बेटा इसमें कर दूं, यहीं पे कर दूं, चलो ऊपर लिख देती हूँ, या फिर चलो ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास पेजेस की कमी थोड़ी है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसमें मैंने क्या 1 डाला है, ए डाला है ना, ठीक है। इसमें बी डाल के आप कर लीजिए कि इन प्रेजेंस ऑफ HBr एंड H2O2, इन प्रेजेंस ऑफ HBr and H2O2, anti-Markovnikov rule is followed. Anti-Markovnikov rule is followed. एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल बेटा फॉलो होता है अगर आप यूज करते हो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो मार्कोवनिकॉफ से प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका बिल्कुल ओपोजिट प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो मैम कैसे होता है ये, मैम इसकी जानकारी हमें दीजिए। तो जैसे बेटा आपके पास ये एल्कीन है,
कर रखा है वैसे तो हमने, बट कोई बात नहीं है, रिवीजन की तो ज़रूरत रहती है। कुछ अलग ही चूज़ कर लिया था क्या मैंने क्या चूज़ कर लिया था? चलो, तो जैसे आपके पास ये एल्कीन है, अब इस एल्कीन में आपने डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो अगर आप इसमें HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालेंगे तो जहां पे स्टेबल कार्बोकटायन बनना चाहिए वहां पे Br माइनस नहीं जाएगा, तो मैम कहाँ जाएगा? तो उसके पड़ोसी के पास जाएगा, उसके अगली साइड के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्प्रिट कौन आ गया? यहाँ पे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसका दोष है, वो ये है H2O2। तो H2O2 क्या करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसका भी आपने मैकेनिज्म 11th क्लास में कर रखा है, याद करके आना, देख कर आना। नहीं आता तो मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरी तो जिम्मेदारी है, बट आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप रिवाइज करें, है ना? हम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझने चाहिए। तो आपके पास ये एल्कीन है बेटा, इसमें आपने HBr H2O2 डाला, एंटी मार्कोवनिकॉफ AMR यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपका फॉलो होगा। और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? देखिए, ये आपका ये प्रोडक्ट आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा, ये कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से Br यहाँ लगना चाहिए था क्योंकि कार्बोकटायन यहाँ स्टेबल है, बट अब हम Br इसके जस्ट पड़ोसी पे लगाएंगे क्योंकि अब हम उसके एंटी हो गए हैं। यानी कि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? अब हम फॉलो कर रहे हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ HBr डालती, ऐसा मत करना कि HBr को आप देखो और एक्साइटेशन लेवल आपका इतना हाई हो जाए कि HBr को देखते ही आप एंटी मार्कोवनिकॉफ लगा दो। HBr की प्रेजेंस में कभी एंटी मार्कोवनिकॉफ नहीं होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ होता है HBr और H2O2 की प्रेजेंस में। अगर आप यहाँ पे सिंपल HBr डालते तो मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता, ये आपका मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता, लेकिन क्योंकि आपने HBr को H2O2 की प्रेजेंस में डाला है इसलिए एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो HBr प्लस H2O2 इज योर एंटी मार्कोवनिकॉफ, सिंपल HBr इज नॉट योर एंटी मार्कोवनिकॉफ, याद रहेगा। अच्छा मैम, तो ऐसा करते हैं, फिर हम HCl को H2O2 की प्रेजेंस में डाल देते हैं, तो उसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ लगा देंगे। आंसर है नहीं। चाहे आप HCl को H2O2 की प्रेजेंस में डाल रहे हो, यहाँ पे भी कौन फॉलो होगा? मार्कोवनिकॉफ ही फॉलो होगा, यहाँ पे भी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा, क्योंकि सिर्फ इकलौती ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मार्कोवनिकॉफ ना फॉलो होके एंटी मार्कोवनिकॉफ फॉलो होता है, और वो है HBr प्लस H2O2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ है, या तो HBr की जगह कुछ और है या फिर H2O2 की जगह कुछ और है या कुछ नहीं है, तो फिर आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हो सकता। एंटी मार्कोवनिकॉफ को फॉलो कराने के लिए इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। HCl के साथ H2O2 होगा तो मार्कोवनिकॉफ रूल, HBr सिंपल होगा तो मार्कोवनिकॉफ रूल। बात समझ में आती है? हाँ मैम आती है, इतना भी परेशान मत हो, है ना? तो हाँ मैम, हम इतना समझदार हैं, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतनी एनर्जी लगा रहे हो? मैं आ गई बात समझ में, वेरी गुड, मुझे पता आपको आ गई है, ठीक है। सो ये आपका हो गया बेटा बी पार्ट। अब इसके बाद हम इतनी जल्दी तो आपको छोड़ नहीं देंगे, इसमें सी पार्ट भी होता है। सी पार्ट क्या होता है कि आप एल्कीन में जो है बेटा, आप जो है एल्कीन में ऐसे लिख लो, एल्कीन में आप हैलोजन डाल दीजिए इन डार्क। डार्क का मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरे में जाके, रात में जाके डाल रहे हैं। जब भी आप रिएक्शन करेंगे इसमें लाइट नहीं पड़नी चाहिए बस, ठीक है। तो आप क्लोज चैम्बर में करिए, तो या तो आप इसको कर दीजिए CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड याद है? याद है तुम्हें? ऐसे क्यों पूछ रहे हो मैम, ऐसा क्या है ये? CCl4 याद है? मैंने कहा था क्या यूजेस होते हैं, हैलोजेंस के यूजेस बताए थे ना, तो मैंने कहा था नॉन पोलर सॉल्वेंट के तरीके से काम आता है, याद है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों नॉन पोलर चीज़ों को घोल रहा है, एल्कीन भी नॉन पोलर है और हैलोजन भी नॉन पोलर है। तो मैंने आपको कहा था ना CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के तरीके से काम आता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने उस टाइम बताया था आपको वैक्स, पेंट और इन सब को डिजोल्व करने के काम में आता है ना। तो देखो यहाँ पे हम CCl4 एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो CCl4 यूज़ कर लेना या फिर आप इसको डार्क लिख लो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, फिर आपके पास जो है विसिनल डाइहलाइड आ जाता है बेटा। यहाँ पे विसिनल याद है, नॉमेनक्लेचर में किया था, याद है ना? हाँ, आपको याद होगा, मुझे पता है, मुझे आप पे इतना भरोसा है कि आपको याद होगा और आप रिवाइज कर रहे होगे, मुझे आप पे इतना भरोसा है। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे कि जैसे मेरे पास इस तरीके का एक एल्कीन है CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके अंदर बेटा मैंने डाल दिया मान लीजिए Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको याद रखना है कि ये एक एडिशन रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि इन दोनों पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, यानी कि दोनों पोजीशन पे आपका हैलोजन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया Br और यहाँ पे आपका आ गया Br। तो इसको कहते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड, मतलब विसिनल पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गए, दो हैलोजन आ गए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एल्कीन है, ये भी तो एल्कीन है ना एक। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम साइक्लोहेक्सेन को देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये एल्कीन नहीं है, ये तो बेंजीन है, होता है ना यार, ये एल्कीन थोड़ी है, ये तो बेंजीन है। यार साइक्लोहेक्सेन, हर साइक्लोहेक्सेन बेंजीन नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन जिसके अंदर 3 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो वो बेंजीन होता है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, दिस इज नॉट बेंजीन। तो Cl2 को CCl4 की प्रेजेंस में डाल रहे हो बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों जगह पे कौन आ जाएगा, हमारा क्लोरीन आ जाएगा। ये देखिए क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो एल्कीन से आप विसिनल डाइहैलाइड भी बना सकते हो। ये देखिए विसिनल डाइहैलाइड भी यहाँ से बन सकता है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि आपके दोनों विसिनल पोजीशन पे हैलोजन हो। अब इसमें एक और चीज़ है कि मैम अगर हमने डार्क नहीं रखा, अगर हमने लाइट रख दिया तो क्या होगा। मैंने डार्क नहीं रखा, मैंने यही रिएक्शन किस में करा दिया, लाइट में करा दिया। तो बेटा जी अगर आपने रिएक्शन लाइट में करा दिया तो उधर हो जाता है फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने एल्कीन में हैलोजन डाला और ये हैलोजन आपने डलवाया लाइट में या फिर हीट में, या तो आप लाइट लिख लो या फिर आप हीट लिख लो, तो क्या हो जाता है बेटा, फिर आपका हो जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका एडिशन रिएक्शन नहीं होता, फिर क्या हो जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है मैम, एलाइलिक पोजीशन याद है आपको, ऐसे मत कहो यार, याद है ना, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मत करो, याद है तुम्हें, मुझे भरोसा है तुम्हें याद है, तुम भी खुद पे भरोसा रखो कि तुम्हें याद है। एलाइलिक ग्रुप याद है, विनाइल बताया था, अलाइल बनाया था। विनाइल क्या होता था, जिसमें डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ में हैलोजन अटैच होता था तो वो विनाइल हो जाता था, और डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर हैलोजन होता था तो वो क्या हो जाता, एलाइल हो जाता था। मैं आज ऐसे फंबल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। डबल बॉन्ड के अगर बिल्कुल साथ में ही हैलोजन अटैच्ड है तो वो विनाइल है, डबल बॉन्ड के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है तो वो क्या है, अलाइल है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो है बेटा मैंने डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आप क्या कराओगे, यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे। मैम अलाइलिक ग्रुप कौन सा है बेटा जी, ये है, आपको पता है ना अलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है बेटा, सबको पता है बेटा, ऐसा मत कहो कि हमें नहीं पता, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, तो अलाइलिक पोजीशन बेटा ये है, और ये अलाइलिक पोजीशन क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, तो ये अलाइलिक पोजीशन होती है। तो अगर आपने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन रखा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये सिचुएशन हमारी हो जाएगी इस तरीके से, CH2 यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और बेटा यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। ठीक है, तो ये आपका अलाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन है, जैसे मैंने पिछले वाले में बोला ना, जैसे आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपने यहाँ पे Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे अलाइल पोजीशंस कौन सी है मैम, अलाइल पोजीशन डबल बॉन्ड के साथ वाली होती है, तो ये भी है और ये भी है, तो दोनों में से किसी भी अलाइल पोजीशन पे, क्योंकि ये दोनों अलाइल पोजीशन हो गई ना, अलाइल पोजीशन या फिर अलाइलिक कार्बन, आप कुछ भी कह सकते हो, तो इन दोनों में से किसी पे भी बेटा आप क्या लगा दीजिए, फिर Cl लगा दीजिए, तो ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। मैम आज आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, आपको क्या हो गया है,
आप बिल्कुल इतने ज़्यादा रिएक्शंस बढ़ाए जा रहे हो, हमारी भी लिमिट है समझने की, इतना क्यों बढ़ा रहे हो? यही सोच रहे हो ना तुम लोग, है ना? यही सोच रहे हो, मैं समझ रही हूँ तुम लोग यही सोच रहे हो। तो बेटा हमें ना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है एक ही क्लास में, इसीलिए ज़्यादा हो रहा है आज, मैं समझ रही हूँ ज़्यादा हो रहा है यार। मैं तुम्हारी फीलिंग को 100% क्या 200 क्या 300% समझ पा रही हूँ, बट जैसे कानून के हाथ मजबूर होते हैं, लंबे होते हैं, जो भी होता है, मेरे हाथ भी उतने मजबूर हैं। मुझे प्रिपरेशन मैं चाहती हूँ कि एक क्लास में खत्म हो, मैं 2 क्लास में बांट भी सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर ना मज़ा नहीं आता। एक ना लिंक, एक जो लैब बनती है ना, ऐसा होता है ना, एक वेव चल रही है वो बीच में ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार में मैं कंप्लीट करा दूँ, 2 घंटे का लेक्चर बनेगा, होने दो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको चाहिए आप थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए, इधर उधर घूम आइए, मम्मी पापा से बात कर लो, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, है ना, कोई मीम्स देख लो। मीम्स तो बेस्ट चीज़ तो यही है आजकल, मीम्स जिससे हंसी आती है ना, मेरे लिए तो बेस्ट वही है। मुझे तो पहले आकाश में मीम क्वीन कहते थे, है ना, मेरे को बहुत मज़ा आता था मीम क्रैक करने में, तो वो कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे एक लेक्चर में ये कंप्लीट कराना है। अब आप देखो, मुश्किल से 7 से 8 मिनट का बचा है, उससे ज़्यादा का नहीं बचा है। तुम देख लेना, उतने मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगी। मैं तो लेक्चर बनाते बनाते कह रही हूँ, तुम तो रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे, तो तुम देख लेना, उतने में ख़त्म कर दूंगी। 7 से 8 मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा नहीं लेकर जाऊँगी। बस 10 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है और दोनों पोजीशन बेटा सेम है, और क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है तो दोनों में से किसी पे भी हैलोजन जा सकता है, ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा आपका हो जाता है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, मैं वही बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसे कर रही हूँ ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करेंगे कि हमारा हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनता है। तो हैलोजन एक्सचेंज कैसा होता है, देखिए फोर्थ वाला, by halogen exchange तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, हमारे पास 2 रिएक्शंस आ जाते हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में कौन से 2 रिएक्शंस आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारे पास फिंकलस्टीन मेथड, और दूसरा बेटा हमारे पास आ जाता है स्वार्ट्स मेथड। और मजे की बात पता है क्या है कि ये दोनों किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं एल्काइल आयोडाइड्स को और एल्काइल फ्लोराइड्स को, जो हम नॉर्मली नहीं बना पा रहे। आपने देखा होगा हर जगह पे या तो मैं क्लोराइड बनवा रही हूँ या ब्रोमाइड बनवा रही हूँ, फ्लोराइड और आयोडाइड इतने ईजिली नहीं बनते। लेकिन फिंकलस्टीन मेथड जो है वो आयोडाइड बनवाएगा और स्वार्ट्स मेथड जो है वो फ्लोराइड बनवाएगा। देखिए कैसे, तो हमारा फिंकलस्टीन मेथड क्या होता है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन मेथड, फिंकलस्टीन मेथड या फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपना लेते हैं एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, जो तो हम किसी भी मेथड से बहुत इजीली बना सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड कहीं से भी बना सकते हैं। इसके अंदर बेटा हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है, और बहुत ये ना एक्चुअली वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो हम इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट डालते हैं NaI। ये तो यहाँ पे तो हम आयोडाइड बनवा रहे हैं ना, NaI। और इसको किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है NaI। अब क्या होता है कि NaI जो है वो तो एसीटोन में प्रेसिपिटेट नहीं होता, डज नॉट प्रेसिपिटेट, ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके अंदर ना कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो डज नॉट डिसॉल्व इन एसीटोन, does not precipitate in acetone, does not precipitate in acetone। ये एसीटोन में प्रेसिपिटेट नहीं करता, ये डिसॉल्व हो जाता है एसीटोन में। क्यों डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसका ना नेचर कोवलेंट होता है। आपको फजान्स रूल याद है, फजान्स रूल में हम क्या कहते थे कि हमारा एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर होगा। तो इसमें एनायन देखो कितना बड़ा है, और एनायन बड़ा होने की वजह से इसके अंदर कोवलेंट नेचर होता है, और कोवलेंट नेचर यानी कि नॉन पोलर, और नॉन पोलर तो नॉन पोलर चीज में डिसॉल्व कर जाएगा।
बात समझ रहे हो? इसके अंदर कोवलेंट नेचर अच्छा खासा है, क्योंकि फजान्स रूल क्या कहता था, आप एनायन को बड़ा रखो, एनायन को बड़ा रखोगे तो कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा, कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा तो कोवलेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो NaI एसीटोन में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो ये RCr RBr के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, RI बना देता है, और साथ में ये क्या दे देगा, NaCl दे देगा या NaBr दे देगा। अब क्योंकि हमारा एनायन का साइज छोटा हो गया, भाई आयोडीन का साइज I- का साइज बड़ा था, NaCl और NaBr का साइज हो गया छोटा, और क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया तो ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, और क्या हो जाते हैं, एसीटोन में ना डिसॉल्व करके ये हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। दे आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन, इनसॉल्युबल इन एसीटोन, और क्योंकि ये एसीटोन में सॉल्युबलाइज नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और प्रेसिपिटेट अगर कोई चीज हो गई तो फिर रिएक्शन क्या मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड। आपको याद होगा ना ली चैटरली प्रिंसिपल। प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है कि अब ये रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो गए। भाई अगर मैंने कोई चीज को प्रेसिपिटेट, हर चीज सोल्यूशन में चल रही है और मैंने इसको करा दिया प्रेसिपिटेट, यानी कि मैंने प्रोडक्ट को रिएक्शन मिक्सचर से कम करा दिया, खत्म करा दिया। कोई चीज प्रेसिपिटेट हो गई तो वो रिएक्शन मिक्सचर का पार्ट अब रही नहीं, तो वो रिएक्शन मिक्सचर में हो गई खत्म। और अगर आपने प्रोडक्ट को कम किया है, प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कर दिया मतलब प्रोडक्ट को खत्म कर दिया, प्रोडक्ट को सोल्यूशन से हटा दिया, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। बात मेरी आ रही है समझ में? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड से प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो इसमें क्या करें, तो आप एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड बनाइए, उसके अंदर आप डालिए सोडियम आयोडाइड को। सोडियम आयोडाइड ही क्यों, क्योंकि एसीटोन में घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा है। क्यों कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा है, I- बड़ा एनायन है। फजान कहता है कि अगर एनायन बड़ा रखोगे तो नॉन पोलर कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा, और उसके अंदर क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है, नॉन पोलर कैरेक्टर आ रहा है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो रिएक्शन मूव करा आगे, अगर डिसॉल्व नहीं होता तो रिएक्शन नहीं हो पाता, रिएक्शन मूव करा आगे। जो प्रोडक्ट बना उसका एनायन बना छोटा, तो क्योंकि उसका एनायन छोटा बना है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम हो गया। फजान्स रूल के हिसाब से अगर एनायन छोटा है तो वो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर कम होके ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट हो गया तो रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो गया। रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव किया अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। पूछा जाता है ये पूछा जाता है बेटा एसीटोन में क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एसीटोन में क्यों हुआ पूछा जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है फिंकलस्टीन, और उसके बाद आ जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, तो बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। ये इसमें आपको कोई सॉल्वेंट एज सच नहीं चाहिए। इसमें आप क्या यूज करते हो, आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड यूज करते हो, और इसके अंदर आप यूज करते हो कोई भी मेटल सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड। बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं, या तो हम AgF यूज कर लेते हैं, या फिर हम एंटीमनी का फ्लोराइड के साथ सॉल्ट यूज कर लेते हैं, या फिर हम कोबाल्ट के फ्लोराइड के साथ सॉल्ट यूज कर लेते हैं, या मर्क्यूरस फ्लोराइड जो है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप ये इस तरीके का कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, RF बन जाएगा। बेसिकली आपका ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे यूज़ क्या किया है बेसिकली। तो साइड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपका एल्काइल फ्लोराइड बन के हो जाएगा रेडी। ये इजी है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। और इसी के साथ बेटा आपके हो जाते हैं प्रिपरेशन मेथड खत्म, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड खत्म। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होंगे कि मैम इतना सारा क्यों पढ़ा दिया, बट यार ये प्रिपरेशन मेथड थे। और खुशी की बात क्या है कि एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड दोनों के प्रिपरेशन मेथड खत्म हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एल्काइल हैलाइड का ही हुआ है, एल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड दोनों के प्रिपरेशन मेथड जो है यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं पे एंड, और आप लोग का काम क्या है कि आप लोग करेंगे रिवाइज, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, एंड एवरीथिंग वुड फॉल इन द राइट प्लेस। Okay everyone, bye bye, take care, a very good evening to all of you, bye bye, and have a great evening ahead, bye bye.